हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ऑडिटिंग एंड एथिक्स का लेक्चर्स हमारा शुरू है फ्री यूट्यूब बैच सीए इंटरमीडिएट लेवल के लिए जनवरी 2025 एग्जाम्स के लिए। चैप्टर नंबर 3 हमारा शुरू है जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अब इसमें हमारा टॉपिक नंबर 4 शुरू है जिसका नाम है इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, टॉपिक नंबर 4 में हमारे 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 सब टॉपिक्स पढ़ के हो चुके हैं। अब ये वाला जो वीडियो है जो हम करंटली देख रहे हैं इसमें आप लोगों को टॉपिक नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 ये पांचों टॉपिक इस एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल जो हमारा एक मेथडोलॉजी है, क्या है वो, पहले ब्लूप्रिंट देख लेते हैं कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने एंड देन वन बाय वन डिटेल एक्सप्लेनेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग टॉपिक नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नंबर 6 का हेडिंग है आर ऑल कंट्रोल्स रिलेवेंट टू द ऑडिट, यानी जो हमारी ऑडिट की प्रोसेस है, क्या एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक एंटिटी होती है, उस एंटिटी के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं और इन सारी चीजों को फंक्शनल रखने के लिए बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस एंड कंट्रोल्स होते हैं। तो क्या ये सारे के सारे कंट्रोल्स हमारे ऑडिट की प्रोसेस के प्रोसीजर के लिए रिलेवेंट होने वाले हैं या नहीं, ये सवाल का जवाब हमें टॉपिक नंबर 6 प्रोवाइड करने वाला है। उसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल्स। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स और कंट्रोल्स ये दोनों एंटिटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले, ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से नहीं, क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो एंटिटी होगी, उसके फाइनेंशियल कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए वो एंटिटी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एस्टैब्लिश करेगी। एज एन ऑडिटर हम एक एक्सटर्नल पार्टी होते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, हम ये देखेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है और इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड की गई है, इंप्लीमेंट की गई है, क्या वो सफिशिएंट है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, क्या इस सिस्टम की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है या नहीं है, इतना बस हमारा लुकआउट होगा। फिर पॉइंट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग रिलेवेंस ऑफ कंट्रोल्स टू द ऑडिट, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनको हमें टेस्ट करना पड़ेगा। अगर उन फैक्टर्स को, अगर उन कंडीशंस को सेटिस्फाई, वो कंडीशन या फैक्टर्स टिक मार्क हो जाते हैं, इसका मतलब जिन कंट्रोल का टेस्टिंग हमने किया, अगर उन कंट्रोल से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स है वो टिक मार्क हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर कंट्रोल हमारे ऑडिट प्रोसीजर के लिए रिलेवेंट होने वाला है। यानी कौन से कंट्रोल्स ऑडिट प्रोसीजर के लिए रिलेवेंट है, अगर ये हमें चेक करना है तो हमें सर्टन टेस्ट करनी पड़ेगी, सर्टन फैक्टर्स हमें चेकआउट करने पड़ेंगे। अगर उन फैक्टर्स या उन कंडीशंस को टिक मार्क लग जाता है, यानी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर कंट्रोल ऑडिट प्रोसीजर के लिए एप्लीकेबल होगा। तो सिंपल है, ये जितने भी टॉपिक्स है ना एकदम सिंपल सिंपल है, मस्त पैकी छोटे छोटे टॉपिक्स है, आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। अब टॉपिक नंबर 7 जो है उसमें हम देखेंगे कंट्रोल्स ओवर द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑडिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा कि क्या एंटिटी ने ऐसे कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हैं जिनकी वजह से जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट होने वाली है वो कंप्लीट होगी एंड एक्यूरेट होगी। टॉपिक नंबर 8 में हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स ओवर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। क्या ऑडिट के लिए एसेट्स एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, डेफिनेटली होता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट होने वाली है उन्हें हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली आ जाती है आपकी, अभी उसमें पहला दूसरा नहीं है, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी, ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज है। इन ब्रॉड कैटेगरीज में हम सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करते चले जाते हैं। अब हम जब एसेट्स की बात करेंगे तो उसमें सारे प्रकार के एसेट्स आ गए, फिक्स्ड एसेट यानी आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स भी आ गए, लॉन्ग टर्म एसेट्स भी आ गए, फिक्स्ड एसेट्स भी आ गए, करंट एसेट्स भी आ गए, टेंजिबल, इंटेंजिबल, जितने आपके एसेट्स होंगे वो सारे के सारे आ गए। तो एज एन ऑडिटर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एसेट से रिलेटेड जनरेट होने वाली है, तो क्या इन एसेट्स का फिजिकली जो सेफगार्डिंग किया जाना चाहिए, या वर्चुअल अगर एसेट है तो वर्चुअल सेफगार्डिंग अगर होना चाहिए, तो उसे सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है, किस तरीके से हमें उसे चेक करना पड़ेगा, ये सारी बातें हम पॉइंट नंबर 8 में पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 9 क्या होता है, कंट्रोल्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स दैट आर नॉट रिलेवेंट टू एन ऑडिट। अब ऑडिट की प्रोसीजर में अभी जो हमारी एंटिटी होगी,
उस एंटिटी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, कुछ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल नेचर की होगी, कुछ इंफॉर्मेशन नॉन फाइनेंशियल नेचर की होगी। तो जो इंफॉर्मेशन नॉन फाइनेंशियल नेचर की है, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो हमारे ऑडिट के स्कोप के बाहर होती है, क्योंकि ऑडिट हमेशा होता है पास्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, यानी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर की जाती है, प्रेजेंट की जाती है वाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो एक एंटिटी में ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स होंगे जो हमारे ऑडिट के लिए रिलेवेंट नहीं होंगे, तो उन्हें किस तरीके से हमें डील करना चाहिए, ये जानकारी हमें टॉपिक नंबर 9 बताएगा। टॉपिक नंबर 10 में हम पढ़ने वाले हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल। यानी जब भी एक ऑडिटर रिलेवेंट इंटरनल कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग गैदर करेगा, तो किस प्रकार का अंडरस्टैंडिंग उसको गैदर करना चाहिए और कितना डिटेल में उसको अंडरस्टैंडिंग गैदर करना चाहिए। यानी नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसा होना चाहिए आपका, एंड डिटेल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कितना डिटेल में आपको उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इवेल्युएटिंग द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स। अब पूरी की पूरी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है आपकी, उसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डिजाइन समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, आइदर एक फ्लो चार्ट बना लो, एक छोटी सी डायग्राम बना लो, पूरी की पूरी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक बर्ड्स आई व्यू आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जो प्रॉपरली डिजाइन की गई है, जो फॉर्म्यूलेट की गई है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसका इंप्लीमेंटेशन प्लान क्या है, उसका इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम किस तरीके से होता है, किन स्टेप्स या प्रोसीजर्स के मदद से इंटरनल कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो दो ही एस्पेक्ट है, पहले तो आपको डिजाइन समझ लेना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, और वो इंप्लीमेंट किस तरीके से होती है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो समझना पड़ेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस। अब एंटिटी के अंदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कौन सी है, जिसका इवैल्यूएशन करके, जिसका अंडरस्टैंडिंग हम लेकर हमारा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 3, सफिशिएंसी ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर टेस्टिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। अब आपको जो भी इंटरनल कंट्रोल्स है, जो भी रिलेवेंट कंट्रोल्स है विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट, अगर उनका टेस्ट करना है रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, तो सफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, यानी कितना टेस्ट आपको करना है, कितने डिटेल में आपको करना है, ये सारी बातें। तो ओवरऑल टॉपिक नंबर 6 से लेकर 10 तक ये पूरा का पूरा टॉपिक्स आपको एज एन ऑडिटर आपके माइंड में क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा कि कौन से इंटरनल कंट्रोल्स ऑडिट के लिए रिलेवेंट है, कौन से इंटरनल कंट्रोल्स ऑडिट के लिए रिलेवेंट नहीं है। अब जो रिलेवेंट इंटरनल कंट्रोल्स है ऑडिट के लिए, उनको हमें किस तरीके से समझना है, किस तरीके से उनका अंडरस्टैंडिंग लेना है, कितना डिटेल में हमें काम करना पड़ेगा, कौन से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक्चुअल हमें फिजिकली इंप्लीमेंट करके देखना पड़ेगा, यानी टेस्ट चेक बेसिस पर पूरा का पूरा प्रोसेस एक बार खुद वहां पर प्रेजेंट रह के फंक्शनल है या नहीं है वो देखना पड़ेगा, आउटकम उसका प्रॉपरली आता है या नहीं ये देखना पड़ेगा। दिस इज द चेकिंग वाला जो पोर्शन है वो। लेकिन इस पूरे के पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझना और उसको चेक करना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू मेक श्योर that these internal control systems are working effectively, efficiently and are fulfilling the objectives of the entity। और internal control systems की वजह से किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मिस रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या कि आपने एक रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट करना है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वजह से किसी प्रकार का कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क नहीं है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जिस्ट है टॉपिक नंबर 6 से लेकर टॉपिक नंबर 10 का। अब हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं। चलो ऐसे ही ढूंढ लेते इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। टॉपिक नंबर 6 पे हमें पहुंचना है और ये पहुंच गए हम टॉपिक नंबर 6 के ऊपर। आ जाओ अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं और इसे एकदम तरीके से शांत दिमाग से समझते हैं। सबसे पहले, आर ऑल कंट्रोल्स रिलेवेंट टू द ऑडिट।
एक बेसिक सवाल है, क्या सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल ऑडिट से रिलेटेड होते हैं? तो इसका एक सिंपल वर्ड में आंसर है नो। सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल्स हमारे ऑडिट से रिलेटेड नहीं होते। हमारे लिए केवल वही इंटरनल कंट्रोल्स रिलेवेंट है जिनकी वजह से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जहां पर भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट होती है वहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस होते हैं। तो इसी बात को अब हम थियोरेटिकली समझते हैं। क्या सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल्स ऑडिट से रिलेवेंट है? तो पॉइंट नंबर 1, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल्स। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एन एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड द कंट्रोल इट इंप्लीमेंट्स टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट देयर अचीवमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कंट्रोल्स एक एंटिटी इंप्लीमेंट करती है तो उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड उस एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वो कैसे? There is a direct relationship between an entity's objectives and control it implements to provide reasonable assurance about their achievement. अब ऑब्जेक्टिव व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन सेट तभी करता है जब उसका इंटेंशन है उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट हो, आप सीए फाउंडेशन में रजिस्टर कराते हो, सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर कराओगे, आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराओगे, फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कराओगे, सारी फीस आप पे करोगे। इसका मतलब क्या है? इसका अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव है अगर आप एज अ स्टूडेंट एक एंटिटी हो तो आपका अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव क्या है? फीस आप पे क्यों करते हो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को? ताकि आप अपना कमिटमेंट उन्हें बता रहे हो कि हाँ मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, मैं एग्जाम देने वाला हूं एंड मैं एग्जाम में अपीयर होने वाला हूं, मैं एग्जाम क्लियर करूंगा एंड देन फाइनली आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, उसी प्रकार से जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कोई भी एंटिटी करती है तो उस हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आप तभी इंप्लीमेंट करते हो जब आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है आपको वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो यहां पर अगर बिजनेस वाली एंटिटी है तो प्रॉफिट एंड वेल्थ क्रिएशन ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद में नॉन प्रॉफिट है तो सोशल बेनिफिट्स या चैरिटी ये ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आप एक रीजनेबल एश्योरेंस चाहते हो कि हाँ मैंने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया फुलफिल होते रहेगा। लेकिन वो रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट कैसे होगा? तो वो रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट होगा आपका थ्रू इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो यही डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेटअप बाय द एंटिटी। अभी एक बार इस पॉइंट नंबर 1 को फिर से पढ़ो। There is a direct relationship between an entity's objectives and control it implements to provide reasonable assurance about their achievement. Point number 2. The entity's objectives and therefore controls relate to financial reporting, operations and compliance. However, not all of these objectives and controls are relevant to the auditor's risk assessment. Basically, auditor का काम क्या होता है? ऑडिट शुरू करने से पहले एक सर्टन रिस्क असेसमेंट उसे करना होता है। ऑडिट जब शुरू करते हैं तब सबसे पहले आप रिस्क असेसमेंट करोगे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस कहां पर है, यानी रिस्की एरियाज कहां पर है जहां पर डेटा मैनिपुलेट हो सकता है, जहां पर फाइनेंशियल फ्रॉड होने के चांसेस है। ऐसे एरियाज का असेसमेंट आप करते हो कि वहां पर रिस्क है, जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको मैनिपुलेट करने का रिस्क है। ठीक है, तो अब हर जगह एंटिटी में हर एक ट्रांजैक्शन में या हर एक जो डेली ऑपरेशन होता है वहां पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं होगी। हमारे लिए वही इंटरनल कंट्रोल्स या वही ट्रांजैक्शंस इंपॉर्टेंट है जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है। अगर कोई विद इन द एंटिटी भी ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को मदद करते रहता है इंटरनली, तो ये इंटरनल ट्रांजैक्शंस में कभी भी ऐसा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। एज एन ऑडिटर हमें क्या देखना है कि हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने का काम मिला है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी बातें इंक्लूड की गई है वो सारी की सारी एज पर एप्लीकेबल लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स फॉलो हुए हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो हुआ है। प्लस हम ये इंश्योर करना चाहते हैं एज एन ऑडिटर कि 12 महीने का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उन 12 महीनों में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सारे के सारे अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट किए गए हैं। दैट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोवाइड की गई है वो कंप्लीट है, वो एक्यूरेट है और वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें एज एन ऑडिटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस पर्सपेक्टिव में जो भी इंटरनल कंट्रोल्स
रिलेवेंट है वो हमें ऑडिट के दौरान उसका चेकिंग करना है। सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल्स में अपना दिमाग घुसा के अपने रिसोर्सेज को फ्रैगमेंट नहीं करना है, क्योंकि उसमें से हमें कुछ भी बातें हमारे काम की नहीं होगी। तो एज एन ऑडिटर सबसे पहला डिसीजन मेकिंग अब आपको यही करना है कि एंटिटी कौन सी है, उसका बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, उससे रिलेटेड नॉर्मल बिजनेस रिस्क कौन सी है, एबनॉर्मल बिजनेस की रिस्क कौन सी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल फ्रेमवर्क कौन सा है, कौन से लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लो एंटिटी का, एंड देन डिसाइड करो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कौन से इंटरनल कंट्रोल्स है जो ऑडिट के दौरान हमें उसका पूरा का उनसे रिलेटेड रीजनेबल ऑडिट एविडेंस या एश्योरेंस हमें गैदर करना है। रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट करना है बाय गैदरिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की किसी भी प्रकार का कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। इंटरनल कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव है उसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं, जो डिजायर्ड आउटपुट है वो अचीव हुआ है, और इस वजह से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में किसी भी प्रकार का कोई मिसस्टेटमेंट का रिस्क नहीं है। ठीक है मित्रों, तो ये आपकी डायरेक्ट रिलेशनशिप वाले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हुआ। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। जब एक ऑडिटर ये डिसाइड करता है कि कौन से इंटरनल कंट्रोल्स रिलेवेंट है, कौन से इंटरनल कंट्रोल्स रिलेवेंट नहीं है, तो उस डिसीजन को लेने के लिए कुछ फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। अगर वो फैक्टर्स और उनसे रिलेटेड कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं और उनसे रिलेटेड कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर इंटरनल कंट्रोल आपके ऑडिट से रिलेवेंट है। अब पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग रिलेवेंस ऑफ कंट्रोल्स टू द ऑडिट। Factors relevant to the auditor's judgment about whether a control individually or in combination with others, यानी अभी कोई फैक्टर, यानी ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो इनमें से कोई इंडिविजुअली भी रिलेवेंट हो सकता है जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, या इन सारे फैक्टर्स को आप कंबाइंडली भी कंसिडर कर सकते हो। फैक्टर्स रिलेवेंट टू द ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट वेदर अ कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन। सिमिलरली जो आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, तो आप किसी इंडिविजुअल कंट्रोल को भी कंसीडर कर सकते हो और उनमें से कई सारे कंट्रोल्स के कॉम्बिनेशन को भी कंसीडर कर सकते हो, और उनको इन पैरामीटर्स के अगेंस्ट चेक करो कि ये कंट्रोल रिलेवेंट है या नहीं है। Factors relevant to the auditor's judgment about whether a control individually or in combination with others is relevant to the audit may include such matters as the following। अब ऑडिटर जब ये डिसाइड करता है कि कोई कंट्रोल रिलेवेंट है या नहीं है, तो वो इन पैरामीटर्स को चेक करता है। सबसे पहला आएगा आपका मटेरियलिटी, यानी क्या ये इंटरनल कंट्रोल मटेरियल है या नहीं है। दूसरा, द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क। तीसरा, साइज ऑफ द एंटिटी। चौथा फैक्टर, the nature of the entity's business, including its organization and ownership characteristics, the diversity and complexity of the entity's operations, applicable legal and regulatory requirements, the circumstances and the applicable component of internal control, the nature and complexity of the systems that are part of the entity's internal control, including the use of service organizations, whether and how a particular control individually or in combination with others prevents or detects और करेक्ट्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो यहां पर आपको सबसे पहले एक आप एज एन ऑडिटर आपका काम क्या होता है? प्रोफेशनली हर एक चीज का जजमेंट लेना, प्रोफेशनली सब चीजों को अनबायसली डिसाइड करना। तो वो जो प्रोफेशनल जजमेंट है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये वाला टॉपिक आपका काम में आएगा। तो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। एक सवाल आप पूछोगे कि क्या सारे इंटरनल कंट्रोल्स मेरे ऑडिट से रिलेवेंट है क्या? नहीं। फिर आप क्या देखोगे कि भाई साहब मेरे ऑडिट का स्कोप क्या है? मेरे ऑडिट का स्कोप जो है उसी से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स के मैं चेकिंग करूंगा। फिर आप देखोगे कि एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो एंटिटी का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी एंटिटी का टू सेटअप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो एज एन ऑडिटर आप ये डिसाइड करोगे कि एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनसे रिलेटेड कंट्रोल्स कौन से हैं, और ये इसमें से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं और उनसे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कौन सी है। और फिर आप डिसाइड करोगे पहले आप ब्रॉड इंफॉर्मेशन को फिल्टर करोगे। एंटिटी की पूरी इंफॉर्मेशन में से एक ब्रॉड इंफॉर्मेशन को आपने फिल्टर किया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस से रिलेटेड कंट्रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आपने आइडेंटिफाई किया। अब आप ये देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल्स है इससे
कौन से पैरामीटर्स है जो ऑडिट से रिलेटेड है। फिर आप देखोगे कि मटेरियलिटी को चेक करोगे, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेटेड रिस्क, द साइज ऑफ द एंटिटी, ऐसे करके आप इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करोगे। इन फैक्टर्स के अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल्स को वेटेज दोगे और फिर डिसाइड करोगे कि ऑडिट से रिलेटेड कौन से इंटरनल कंट्रोल्स है जिसे आपको डिटेल में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोफेशनल जजमेंट रिगार्डिंग कौन से इंटरनल कंट्रोल्स ऑडिट से रिलेटेड रिलेशन रखते हैं। अब टॉपिक नंबर 7, अब यहां पे जो हमने देखा था ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब यहां पर टॉपिक नंबर 7 आपका आता है कंट्रोल्स ओवर द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ऑडिट से रिलेवेंट इंटरनल कंट्रोल सबसे पहला आपका रहेगा कि ऐसे कंट्रोल्स जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी को एंश्योर करता है। यहां पर टॉपिक नंबर 6 में हमने सवाल पूछा कि भाई साहब हमारे ऑडिट से रिलेटेड कौन से कंट्रोल है, तो उनको डिसाइड करने के लिए, उनका जजमेंट लेने के लिए आपको ये वाला स्टडी मटेरियल हेल्प करेगा। फिर टॉपिक नंबर 7 में उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली हमें बता दिया कि ऐसे इंटरनल कंट्रोल हमारे ऑडिट से रिलेवेंट होने वाले हैं जो एंश्योर करते हैं कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंट्रोल्स ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो ये वाले इंटरनल कंट्रोल्स डेफिनेटली हमारे ऑडिट से रिलेवेंट होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, controls over the completeness and accuracy of information produced by the entity may be relevant to the audit if the auditor intends to make use of information in designing and performing further audit procedures। तो पॉइंट नंबर 1 आपको ये कहता है कि जो भी कंट्रोल्स होते हैं रिगार्डिंग कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये आपके ऑडिट के लिए रिलेवेंट हो सकते हैं अगर ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट ये कहता है कि इन कंट्रोल्स को बेस बना के मैं फर्दर ऑडिट जो भी कंट्रोल्स का मैं चेकिंग करूंगा, वहां से जो ऑडिट एविडेंस गैदर करूंगा, उसके बेसिस के ऊपर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स मुझे क्या परफॉर्म करनी है ये डिसीजन में लेने वाला हूं। तो पॉइंट नंबर 1 आपको ये कहता है कि कंट्रोल्स ओवर द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी मे बी रिलेवेंट टू द ऑडिट इफ द ऑडिटर इंटेंड्स टू मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। यानी जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी को एंश्योर करता है, आप एज एन ऑडिटर उन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का स्टडी करके आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल इन ऑडिटिंग रेवेन्यू। अब रेवेन्यू जो है वो हमारा दो प्रकार का होता है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है, उसमें भी हमारा आता है जो रेगुलर ट्रेडिंग वाला रेवेन्यू होता है एंड देन दूसरा होता है कैपिटल गेन्स वाला। तो यहाँ पे हम केवल और केवल रेगुलर रेवेन्यू की बात करेंगे। ठीक है, कैपिटल गेन वाला रेवेन्यू हम यहाँ पे नहीं कंसीडर कर रहे। फॉर एग्जाम्पल इन ऑडिटिंग रेवेन्यू बाय अप्लाइंग स्टैंडर्ड प्राइसेस। अब जो भी कंपनी है जो प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करती है, तो प्रोडक्ट या सर्विस सेल कैसे होता है, प्रोडक्ट जो है पर यूनिट सेल होता है, तो यूनिट प्राइस जो होता है उस प्रोडक्ट का, उसको आप टोटल सेल से अगर डिवाइड करोगे तो आप मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करोगे तो आपको प्रॉपरली फिगर्स मिल जाएंगे कि आपका जो एक्यूरेसी है इंफॉर्मेशन का, कितनी क्वांटिटी आपने सेल की मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सेलिंग प्राइस, तो आपको टोटल रेवेन्यू का प्राइस मिल जाएगा। तो वही एग्जांपल इन्होंने यहां पर दिया है। फॉर एग्जाम्पल इन ऑडिटिंग रेवेन्यू बाय अप्लाइंग स्टैंडर्ड प्राइसेस, यानी जो यूनिट प्राइस होती है आपकी, बाय अप्लाइंग स्टैंडर्ड प्राइसेस टू रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम, यानी आप क्या करोगे, यूनिट प्राइस निकालोगे, एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना है वो निकालोगे, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रोडक्ट्स कितने सेल हुए, तो आपको टोटल रेवेन्यू का अमाउंट मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, उस टोटल रेवेन्यू के अमाउंट को आपके P&L में जो रेवेन्यू का अमाउंट दिया है उससे मैच कराओगे। The auditor considers accuracy of the price information and completeness and accuracy of sales volume data। अगर आपको सेल्स वॉल्यूम का डेटा कंसीडर करना है तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड प्राइस को मल्टीप्लाई करो सेल्स वॉल्यूम से, आपको मिल जाएगा प्राइस जो आपका यूनिट प्राइस है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ सेल्स वॉल्यूम डेटा। इस तरीके से आप चेक कर, ये एकदम बेसिक एग्जांपल है, बहुत ज्यादा हाईफाई कॉम्प्लेक्स एग्जांपल नहीं है, एकदम बेसिक एग्जांपल है ये वाला। देन पॉइंट नंबर 3, controls relating to operations and compliance objectives may also be relevant to an audit if they relate to data the auditor evaluates or uses in applying audit procedures।
Controls relating to operation and compliance may also be relevant to an audit if they relate to data the auditor evaluates or uses in applying audit process. Basically देखो, एक ही बात यहाँ पर ये बार बार अलग अलग तरीके से बताएंगे कि वही कंट्रोल्स आपके लिए रिलेवेंट है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से डील करते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आप एज एन ऑडिटर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैसी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। अब इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आप पूरा का पूरा ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन करते हो। ऑडिट प्रोसीजर में आप क्या करते हो, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी, इन 4 कैटेगरीज में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको चेक करते हो, उसकी इंफॉर्मेशन का कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जितनी भी चीजें हैं उन सारे पैरामीटर्स के ऊपर इस इंफॉर्मेशन का टेस्टिंग करते हो। अगर सारा का सारा अगर सही तरीके से मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड किया है तो आप एक क्लीन ओपिनियन दोगे। अगर कहीं पर भी मिसस्टेटमेंट है तो पहले तो आप मैनेजमेंट से बात करोगे, उस मिसस्टेटमेंट को करेक्ट कराने की कोशिश करोगे। अगर फिर भी मैनेजमेंट ने वो करेक्ट नहीं किया तो फिर आप अपना ओपिनियन क्वालिफाइड करोगे या फिर डिस्क्लेमर दोगे, या डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस आप अपने ऑडिट एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लोगे। तो यहाँ पर शुरुआती दौर में हम इंटरनल कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं, वही इंटरनल कंट्रोल्स जो केवल और केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से डील करते हैं। एक एंटिटी के अंदर बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल्स होंगे, उन सारे कंट्रोल्स का हमें ऑडिट नहीं करना है, क्योंकि हम ऑडिट कर रहे हैं किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। हम ऑडिट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नहीं कर रहे। जब एक एंटिटी ने स्पेसिफिकली अगर आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ऑडिट करने के लिए हायर किया है, तब आपको कंप्लीट इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना पड़ेगा। लेकिन अभी इस स्टडी मटेरियल या अभी हम जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सारा का सारा डिस्कशन है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से रिलेटेड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इंपैक्ट डालने वाले जितने इंटरनल कंट्रोल्स है केवल वही हमारे ऑडिट के लिए रिलेवेंट होने वाले हैं। आ जाओ मित्रों, फिर हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 8 के ऊपर, इंटरनल कंट्रोल ओवर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट। अब यहां पर जो है ना, टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 8, ये प्योर एग्जांपल्स है कि कौन से इंटरनल कंट्रोल्स आपके ऑडिट से रिलेवेंट होने वाले हैं। तो पहला तो हमने यहां पर एग्जांपल देख लिया रेवेन्यू का। अब यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं एसेट्स के बारे में। तो जो भी हमारे पास एसेट्स होंगे, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो, करंट एसेट्स हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, उन सारे एसेट्स को सेफगार्ड करना, हमें उस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं एसेट का यूज करके हम बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इन एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए जो भी इंटरनल कंट्रोल्स आपने लगाए हैं वो आपके ऑडिट में रिलेवेंट होने वाले हैं। इंटरनल कंट्रोल ओवर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्विजिशन, यूज और disposition may include controls relating to both financial reporting and operations objectives. The auditor's consideration of such controls is generally limited to those relevant to the reliability of financial reporting. अब यहाँ पे देखो, जब भी आप किसी एसेट को सेफगार्ड करते हो तो उसका पर्पस क्या होता है, उस एसेट का अनऑथोराइज्ड एक्विजिशन ना हो, उस एसेट का अनऑथोराइज यूज ना हो और अनऑथोराइज तरीके से उस एसेट को डिस्पोज ऑफ ना कर दिया जाए। ये 3 कैटेगरी में आपका इंटरनल कंट्रोल काम करना चाहिए। यानी ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज करके कोई भी व्यक्ति किसी भी एसेट को एक्वायर ना करे जो कि अनऑथोराइज तरीके से है। उसी के बाद कोई भी एम्प्लॉय या मैनेजमेंट का मेंबर या ओनर अनऑथोराइज तरीके से किसी भी फिक्स्ड एसेट का खुद के पर्सनल गेन के लिए यूज ना करे, और कोई भी व्यक्ति कि ऑर्गेनाइजेशन के एसेट को अनऑथोराइज तरीके से डिस्पोज ऑफ करके वो पैसा साइफन ना कर दे। ये बेसिक चीजें होती है। तो इनसे रिलेटेड जो भी आपके इंटरनल कंट्रोल्स होंगे वो ऑडिटर के लिए रिलेवेंट होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ एक्सेस कंट्रोल सच एज passwords that limit access to the data and programs that process cash disbursement may be relevant to financial statement audit. यानी जहां पर भी आपके ट्रांजैक्शंस 2 तरीके से होंगे, या तो बैंक अकाउंट के थ्रू यानी डिजिटली ट्रांजैक्शन होंगे। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसमें बहुत सारा आईटी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ऑब्वियसली आईटी सिस्टम इन्वॉल्व होने के कारण वहां पर पासवर्ड्स, चेक्स एंड कंट्रोल्स बहुत होते हैं और एक ट्रिमेंडस पेपर ट्रेल यानी डेटा तैयार हो जाता है कि कौन से अकाउंट में से पैसा निकला है, कौन से अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुआ है, टाइमिंग क्या है, किसने ऑथोराइज किया, ये सारी चीजें आपके पास एक पेपर ट्रेल यानी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस रेडी हो जाता है। लेकिन
जहां पर कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां पर रिस्क होती है, यानी अगर वो कैश ट्रांजैक्शन अनऑथोराइज तरीके से हुए हैं तो वहां पर किसी भी एंटिटी का नुकसान होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए यहां पर ये एग्जांपल आपको प्रोवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल, यूज ऑफ एक्सेस कंट्रोल सच एज पासवर्ड्स that limit access to data and programs that process cash disbursement may be relevant to the financial statement audit। यानी कैश ट्रांजैक्शन, जो कैश डिसबर्समेंट है, इस कैश डिसबर्समेंट को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए जो भी इंटरनल कंट्रोल्स है वो आपके ऑडिट से रिलेवेंट होने वाले हैं। कॉन्वर्सली, safeguarding controls relating to operations objectives such as controls to prevent the excessive use of materials in production generally are not relevant to the financial statement audit। अब एक और चीज, यहां पर कैश डिसबर्समेंट से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल आपके काम में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट से रिलेवेंट हो सकते हैं, लेकिन उसका एक कॉन्वर्स एग्जांपल यहां पर बताया गया कि कौन सा इंटरनल कंट्रोल हमारे ऑडिट से रिलेवेंट नहीं हो सकता। तो यहां पर कॉन्वर्सली, safeguarding controls relating to operations objectives such as controls to prevent the excessive use of materials in production। अब जो भी प्रोडक्ट कोई एंटिटी प्रोड्यूस करती है उसमें कितना रॉ मटेरियल लगेगा ये तो ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से नहीं चलेगा। उस प्रोडक्ट के कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, उस प्रोडक्ट की कुछ एक लाइफ होती है, तो एक सर्टन क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज होगा ये तो उस वहां के जो एक्सपर्ट मैन्युफैक्चरर्स है, जो इंजीनियर्स है, जो डिसीजन मेकर्स है, उनके डिसीजन के ऊपर रहेगा। तो ऑडिटर का कितना मटेरियल प्रोडक्शन में लगना चाहिए, इससे रिलेटेड जो भी इंटरनल कंट्रोल्स है वो हमारे काम के नहीं है, लेकिन जो मटेरियल है एज एन इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री से रिलेटेड जितने भी इंटरनल कंट्रोल है वो हमारे काम के होंगे। ये इन्वेंट्री यानी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में कितना जाएगा, कितना यूज होगा, ये हमारे काम की चीज नहीं है। उस इन्वेंट्री को, जैसे एसेट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट, तो हमारी जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल ऑडिट के लिए काम में होंगे, लेकिन उस इन्वेंट्री का इस्तेमाल प्रोडक्शन प्रोसेस में किस तरीके से होता है ये तो ऑडिट के स्कोप के बाहर है, क्योंकि ऑडिटर साहब कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई प्रोडक्शन करने का काम नहीं है। आप चाहे 10 यूनिट इन्वेंट्री यूज करो या 20 यूनिट इन्वेंट्री यूज करो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उससे ऑडिटर का कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम क्या है, फिलहाल इंटरनल कंट्रोल्स कौन से एस्पेक्ट्स है एंटिटी के, उससे रिलेटेड कौन से इंटरनल कंट्रोल्स है जो हमारे ऑडिट प्रोसेस के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, वो हमारे काम की चीज है। तो यहाँ पर जो दो एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, कैश डिसबर्समेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल इन प्रोडक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ना, तब आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी सेल्फ रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। फिर आता है हमारा पॉइंट नंबर 9, कंट्रोल्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स दैट आर नॉट रिलेवेंट टू द ऑडिट। अब यहां पर आप देखो, सबसे पहले टॉपिक नंबर 6 में हमने एक सवाल पूछा, क्या सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल ऑडिट से रिलेटेड होते हैं क्या? तो हमें इस डिसीजन को फॉर्मुलेट करने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस दिया गया है। यहां पर जो गाइडेंस दिया गया है उस गाइडेंस को यूज करके हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं। फिर हमें टॉपिक नंबर 7 में पता चला कि कंट्रोल्स जो एंश्योर करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, वो हमारे ऑडिट से रिलेवेंट है। फिर टॉपिक नंबर 8 में हमें दूसरा एग्जांपल पता चला कि जो एसेट होते हैं उसको सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं वो हमारे ऑडिट से रिलेवेंट है। अब टॉपिक नंबर 9 में हम ये देखेंगे, कंट्रोल्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स दैट आर नॉट रिलेवेंट टू ऑडिट, यानी पूरी तरीके से ये ऑडिट से रिलेवेंट नहीं है। Topic number 9, point number 1. An entity generally has controls relating to objectives that are not relevant to an audit and therefore need not be considered. For example, an entity may rely on sophisticated system of automated controls to provide efficient and effective operations, such as an airline system of automated controls to maintain flight schedules. अब flight schedule आप किसी भी तरीके से मेंटेन करो, उससे ऑडिटर का कोई लेना देना नहीं है। ऑडिटर का क्या लेना देना है कि जो आप टिकट बेचते हो उस टिकट का रेवेन्यू बराबर आया या नहीं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन नॉर्म्स फॉलो हुए या नहीं, ये सारी चीजें ऑडिटर के लिए होती है। अब फ्लाइट शेड्यूल किस तरीके से मेंटेन किया जाता है ऑटोमेटेड सिस्टम में, उसका किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट
ऑडिट के ऊपर नहीं होने वाला है। इसीलिए इस प्रकार के इंटरनल कंट्रोल हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। लेकिन हाँ, फ्लाइट शेड्यूल जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उससे जब हम बाहर निकलते हैं तो किसी फ्लाइट में अगर डिले होता है, उस डिले की वजह से अगर फ्लाइट जो एयरलाइन कंपनी है उसको नुकसान होने वाला है, तो जो टाइमिंग मेंटेन करते हैं, यानी जो ये डिसाइड करते हैं कि शेड्यूल प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए, अदरवाइज अगर शेड्यूल प्रॉपरली फॉलो नहीं होता है तो फाइनेंशियल इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है। तो वो वाला जो डिले की वजह से जो भी लॉस होगा वो हमारे लिए ऑडिट के लिए रिलेवेंट है। लेकिन जो उनकी ऑटोमेटेड सिस्टम होती है, जो उनका फ्लाइट शेड्यूल्स मेंटेन करती है, यानी कौन से दिन कौन से टाइम पे कौन सी फ्लाइट निकलेगी, ये हमारे ऑडिट के लिए रिलेवेंट नहीं है। हाँ, जब हम स्पेसिफिकली आईटी ऑडिट करने जाएंगे उनका, तब हो सकता है कि ये वाला पोर्शन हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट में आए। लेकिन करंटली हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट रिस्ट्रिक्ट होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तक, ठीक है। बट these controls ordinarily would not be relevant to the audit. Further, although internal control applies to entire entity or to any of its operating units or business processes, an understanding of the internal control relating to each of the entities operating units and business processes may not be relevant to the audit। यानी एकदम कॉमन सेंस की बात है कि भाई साहब आपका जो स्कोप ऑफ ऑडिट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तक रिस्ट्रिक्ट है। उसके बाहर की जितनी भी चीजें हैं उसमें अपने रिसोर्सेस को वेस्ट मत करो, दोज आर नॉट रिलेवेंट फॉर योर स्कोप ऑफ ऑडिट। तो जितना आपका स्कोप ऑफ ऑडिट है, उस स्कोप ऑफ ऑडिट से रिलेवेंट इंटरनल कंट्रोल जितने भी होंगे उसमें आप ध्यान दो, अदरवाइज जो भी बाकी की चीजें उनको आप इग्नोर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, इन सर्टन सर्कमस्टांसेस द स्टैट्यूट और रेगुलेशन गवर्निंग द एंटिटी may require the auditor to report on compliance with certain specific aspects of internal controls. As a result, the auditor's review of internal control may be broader and more detailed। अब यहाँ पर जब हम scope of audit की बात करते हैं तो जो भी आपका एंगेजमेंट लेटर होता है, ऑडिट एंगेजमेंट यानी अपॉइंटमेंट लेटर, उस अपॉइंटमेंट लेटर में स्कोप ऑफ ऑडिट लिखा हुआ होता है, उसी के हिसाब से आपको काम करना होता है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 हमें यह बताता है कि कई ऐसे स्पेशल केसेस हो जाते हैं जहां पर जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, उस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ होता है कि अलॉन्ग विथ योर रेगुलर ऑडिट आपको इस पर्टिकुलर इंटरनल कंट्रोल को या इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को भी अपना चेकिंग करके उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आपको कंपनीज एक्ट 2013 में मिलेंगे जहां पर ऑडिटर को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो अगर अपार्ट फ्रॉम योर ऑडिट अपॉइंटमेंट लेटर कोई स्टैट्यूट या कोई लॉ स्पेसिफिकली अगर ऑडिटर को कहता है कि आपको एंटिटी के इस एस्पेक्ट का भी ऑडिट करना है अलॉन्ग विथ योर रेगुलर स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो वो भी आपको अपने ऑडिट के काम में इंक्लूड करना पड़ेगा। और जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई स्टैट्यूट ऑडिटर को देता है, तब एडिशनल जो आपके जो इंटरनल कंट्रोल्स है विच आर अदर देन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑपरेशंस एंड ऑब्जेक्टिव वाले इंटरनल कंट्रोल, तो उसके अलावा फिर आपको डिटेल में काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका जो स्कोप ऑफ ऑडिट है उसी से रिलेवेंट आपको इंटरनल कंट्रोल का चेकिंग करना पड़ेगा। जहां पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है वहां पर एडिशनल काम करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉपिक नंबर 9 का। अब हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 10 के ऊपर, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल्स। यानी अब आपको ये पता चल गया, टॉपिक नंबर 6 से आते आते टॉपिक नंबर 9 तक आपको एकदम क्लैरिटी आ गई एज एन ऑडिटर, कौन से इंटरनल कंट्रोल रिलेवेंट है, कौन से इंटरनल कंट्रोल रिलेवेंट नहीं है, ये आपने बाइफर्केशन कर लिया। अब जो इंटरनल कंट्रोल ऑडिट के लिए रिलेवेंट है, उन इंटरनल कंट्रोल्स का नेचर पहले तो आप समझ लो, और एक्सटेंट यानी उनकी एप्लीकेबिलिटी कितनी है और कितने डिटेल में आपको इन इंटरनल कंट्रोल्स को समझना है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 10 आपको सिखाएगा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल्स, इवेल्युएटिंग द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स। तो जब आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आपने बाइफर्केट कर लिया कि कौन से रिलेवेंट कंट्रोल्स है और कौन से इररिलेवेंट कंट्रोल्स है, इररिलेवेंट वालों को इग्नोर करो, रिलेवेंट कंट्रोल्स के ऊपर फोकस करो। तो सबसे पहले जो भी रिलेवेंट इंटरनल कंट्रोल्स आपके ऑडिट के लिए है उसका आपको एक इवेल्युएशन करना पड़ेगा 2 एस्पेक्ट्स का, डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। Evaluating the design of a control involves considering
whether the control individually or in combination with other controls is capable of effectively preventing, detecting and correcting material misstatement. ऑडिटर का एक ही कंसर्न होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कोई भी मिसस्टेटमेंट पहले आइडेंटिफाई करो, फिर वो मटेरियल है या नहीं है इसका प्रोफेशनली डिसाइड करो। तो ऑडिटर को सबसे पहले तो जो इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन होता है उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक एंटिटी ने डिजाइन की है वो कैपेबल है ऑफ व्हाट, उसकी कैपेबिलिटी है इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग, इफेक्टिवली डिटेक्टिंग एंड इफेक्टिवली करेक्टिंग द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी कोई भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को 3 ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने हैं। पहला ऑब्जेक्टिव भाई साहब मटेरियल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट करो, ठीक है। अगर प्रिवेंट नहीं कर पाया तो उसको डिटेक्ट करो। अगर प्रिवेंट भी कर पाया, डिटेक्ट भी कर पाया तो ठीक है, दोनों एस्पेक्ट्स फुलफिल हो गए। तो अगर जो भी आपने डिटेक्ट किया है मटेरियल मिसस्टेटमेंट भाई साहब उसको करेक्ट भी करो। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो एक ही है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने ही मत दो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अगर प्रिवेंट नहीं कर पाया तो उसको डिटेक्ट करो एंड करेक्ट करो। ये कैपेबिलिटी इंटरनल कंट्रोल में होनी चाहिए। तो सबसे पहला एस्पेक्ट आप इसी का इवैल्यूएशन करोगे एज एन ऑडिटर। पॉइंट नंबर 2, implementation of control means that the control exists and that the entity is using it। यानी डिजाइन में आप क्या चेक करोगे? 2 कैपेबिलिटीज। जो भी कंट्रोल आपने डिजाइन किया है उसकी कैपेबिलिटी है टू प्रिवेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर किसी केस में वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट को होने से प्रिवेंट नहीं कर पाया तो नेक्स्ट स्टेज में मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करो एंड करेक्ट करो। ये आपके डिजाइन की क्वालिटी होनी चाहिए। और इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या इवेल्युएट करोगे? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल मीन्स दैट द कंट्रोल एग्जिस्ट। यानी सिर्फ ऑन पेपर आपने डिजाइन करके छोड़ नहीं देना है, उस कंट्रोल को जो ऑन पेपर आपने बनाया है डिजाइन उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। दैट द कंट्रोल एग्जिस्ट एंड दैट द एंटिटी इज यूजिंग इट। यानी प्रैक्टिकली वो प्रैक्टिकल है, वो फिजिबल है, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन को चेक करोगे। देन there is a little point in assessing implementation of control that is not effective and so the design of a control is considered first। तो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट बोला उन्होंने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो क्या कहते हैं कि आपको सबसे पहले जब भी आप काम शुरू करोगे तो डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल को चेकिंग से करो, फिर डिजाइन जब आपका चेक हो जाएगा उसके बाद में आप इंप्लीमेंटेशन पे आना। पॉइंट नंबर 4, an improperly designed control may represent a significant deficiency in internal control। तो जो भी internal controls आपके ऑडिट से रिलेवेंट है अगर वो प्रॉपरली डिजाइन नहीं किए गए हैं तो वहां पर आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसी मिल सकती है। और जहां पर भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसी होगी वहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ऑडिट का रिस्क बढ़ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है? इवैल्यूएटिंग द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विच आर रिलेवेंट टू द ऑडिट। स्टेप नंबर 2 आप क्या करोगे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। फिर आप देखो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल्स। तो अभी आपको ऑडिट एविडेंस गैदर करना है। ऑडिट एविडेंस आपको कौन से एस्पेक्ट के बारे में गैदर करना है? डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल्स के बारे में आपको ऑडिट एविडेंस गैदर करना है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल्स में इंक्लूड इंक्वायरी ऑफ entities personnel, observing the application of specific controls, inspecting documents and reports, tracing transactions through information system relevant to financial reporting। Enquiry alone however is not sufficient for such purposes। तो सबसे पहले स्टेप में आप एक काम करते हो, इवैल्यूएशन करते हो डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स विच आर रिलेवेंट फॉर द ऑडिट। फिर आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में आप एंटिटी के अंदर जो भी इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है, उनसे रिलेटेड ऑडिट एविडेंस को गैदर करोगे। ऑडिट एविडेंस को गैदर करने के लिए आप 1, 2, 3, 4 ये 4 मेथडोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑडिट एविडेंस आप गैदर कर सकते हो इंक्वायरी ऑफ एंटिटी पर्सोनल, यानी आप जिस एंटिटी में ऑडिट करने गए हो वहां के ऑफिसर से
वहाँ के एम्प्लॉयज से, वहाँ के स्टाफ से आप इंक्वायरी करोगे, उनसे बात करोगे, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। दूसरा, ऑब्जर्विंग द एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल्स, यानी अगर आईटी बेस्ड कंट्रोल्स हो गए या मैनुअल कंट्रोल हो गए तो आप उन कंट्रोल्स का एक्चुअल फंक्शनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑब्जर्व करके यानी फर्स्ट हैंड ऑडिट एविडेंस गैदर कर सकते हो। तीसरा, इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, वो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड जो भी डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन की पॉलिसीज है उनके डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हो, और उस इंटरनल कंट्रोल की प्रोसेस को फॉलो करके जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स का आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, ताकि आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर कर पाओ कि जो भी ऑब्जेक्टिव है इस इंटरनल कंट्रोल को बनाने का, उसको इंप्लीमेंट करने का, वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कोई डिफरेंस है, कोई वेरिएंस है। चौथा, आप ट्रेस कर सकते हो ट्रांजैक्शंस थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब जैसे कोई, अगर हमें सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो हम क्या करेंगे, एक आपका बिल बनाओगे, फिर बिल को आप अपने अकाउंटिंग सिस्टम में भेजोगे। अकाउंटिंग सिस्टम में सारे वो भी जो भी आपका इनवॉइस होगा उस इनवॉइस के सारे पैरामीटर्स की डेटा एंट्री की जाएगी। डेटा एंट्री की जाने के बाद जहां पर जैसे ही आपने डेटा एंटर कर दिया ऑटोमेटिकली आपकी जर्नल एंट्री जनरेट हो जाएगी। जर्नल एंट्री से डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल रिपोर्ट में वो ऑटोमेटिक, जब भी आप सॉफ्टवेयर का यूज करते हो बस आपको डेटा एंट्री करनी होती है, प्रॉपर डेटा एंट्री आपने कर दी तो तुरंत आपका पूरा का पूरा सारे जगह पर वो सब इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, जो चीज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रही है उसका पूरा आप ट्रेसिंग कर सकते हो थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम की वो इंफॉर्मेशन, उसका ट्रेल क्या है, कहाँ पे वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में से फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख रही है। तो इन 4 तरीकों से आप ऑडिट एविडेंस गैदर कर सकते हो। अब ये जो पहला वाला पोर्शन है इंक्वायरी वाला, उससे रिलेटेड एक छोटा सा नोट उन्होंने यहाँ पे हमें दिया है। वो नोट क्या कहता है, इंक्वायरी अलोन हाउएवर इज नॉट सफिशिएंट फॉर सच पर्पसेस, यानी अगर आप केवल इंक्वायरी करते हो तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। आपको इंक्वायरी को सपोर्ट करने के लिए 2, 3, 4 इन सारी प्रोसेसेस को सपोर्ट लेना पड़ेगा। फिर तीसरी स्टेप आप क्या करोगे, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलेवेंट कंट्रोल्स के बारे में, सफिशिएंसी ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर टेस्टिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एंटिटीज कंट्रोल्स इज नॉट सफिशिएंट to test their operating effectiveness unless there is some automation that provides for consistent operation of the controls। अब जो internal control system है वो 2 प्रकार की हो सकती है, तीन प्रकार की हो सकती है, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटेड एंड फुल्ली ऑटोमेटेड। तो जहां पर मैनुअल प्रोसेसेस होती है वहां पर बहुत मुश्किल होता है ये। अभी जैसे एज एन ऑडिटर 31 मार्च के बाद मैं ऑडिट करने पहुंचा, लेकिन 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर है, अगर इन 12 महीनों में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैन्युअली ऑपरेट होती है, यानी मैन्युअल हम डेटा मेंटेन करते हैं, तो मुझे एज एन ऑडिटर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि वहां पर 12 महीनों में मैन्युअली प्रॉपरली वो इंटरनल कंट्रोल फॉलो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर सेमी ऑटोमेटेड या ऑटोमेटेड सिस्टम है तो मैं करंट पीरियड में उस सिस्टम को चेक करके ये इन्फरेंस ले सकता हूं कि हाँ ठीक है, यहां पर भी इस सिस्टम ने काम किया होगा, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम में ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होता है और ऑटोमेटेड सिस्टम में आप डेटा मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। अगर ऑटोमेटेड सिस्टम में आपको डेटा मैनिपुलेट करना है तो आपको ऑथोराइजेशन लगेगा, यानी पासवर्ड लगेंगे, कीवर्ड लगेंगे, है ना। तो जो भी व्यक्ति किसी डेटा को चेंज करता है तो उसका लॉगिन आईडी, उसका पासवर्ड, टाइम ऑफ चेंजिंग किसने अप्रूव किया है, पूरा का पूरा पैरामीटर्स ऑटोमेटेड सिस्टम में जनरेट हो जाता है। तो वही पॉइंट आपको पॉइंट नंबर 1 में बताने की कोशिश की गई है कि रिलायबिलिटी कहां पर है, मैनुअल इंटरनल कंट्रोल्स में है या ऑटोमेटेड इंटरनल कंट्रोल्स में है। फॉर एग्जाम्पल, obtaining audit evidence about implementation of a manual control at a point in time does not provide audit evidence about operating effectiveness of the control at the times during the period under audit. However, because of the inherent consistency of the IT processing, performing audit procedures to determine whether an automated control has been implemented may serve as a test of controls operating effectiveness depending on auditor's assessment and testing of controls such as those over program changes। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक ही बात समझनी है कि
कंट्रोल्स किन तरीके के हो सकते हैं, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ऑडिट का काम शुरू करते हो, जो कि हमेशा वैसा ही होगा, तो अभी करंट पीरियड में अगर आप मैनुअल कंट्रोल्स का चेकिंग करके ये इन्फर करोगे कि पास्ट पीरियड में भी इसने ऐसा ही फंक्शन किया होगा, सो दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन है। लेकिन एज अगेंस्ट द मैनुअल कंट्रोल्स, अगर आईटी सिस्टम्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया है, प्रोसेस को ऑटोमेट करके रखा है, तब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद करंट पीरियड में अगर आप उस आईटी सिस्टम को चेक करते हो, तब आप ये इन्फर कर सकते हो कि हाँ, पास्ट पीरियड में भी इस आईटी सिस्टम ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया होगा। क्यों? क्योंकि आईटी सिस्टम का जो भी ऑपरेशनल रिकॉर्ड है, वो पूरा का पूरा ऑपरेशनल रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल होता है। मैनुअल सिस्टम जो होती है, उसका कंप्लीट ऑपरेशनल रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, कुछ फ्रेगमेंटेड पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है। तो एज एन ऑडिटर आपको मैनुअल कंट्रोल्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स, इन दोनों को सेपरेटली जजमेंट करना पड़ेगा, दोनों का अंडरस्टैंडिंग आपको सेपरेटली गेन करना पड़ेगा, दोनों के बारे में आपको सेपरेटली ऑडिट एविडेंसेस गैदर करने पड़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये था आपका टॉपिक नंबर 10 फ्रॉम द पोर्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। आई होप कि हम लोगों ने अभी टॉपिक नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 ये जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, उसमें से आपको सारे के सारे टॉपिक्स एकदम प्यारे तरीके से समझ में आ गए हैं। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना मेरे प्यारे बच्चों, इंटरनल कंट्रोल वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली चैप्टर नंबर 3 में आपका चैप्टर नंबर 3 इंस्टीट्यूट ने इतना हेवी बना दिया है, इतने ज्यादा इसमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड इतना ज्यादा इसमें वैल्यूएबल, यानी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यूएबल स्टडी मटेरियल है कि आप इस चैप्टर को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। दिस पोर्शन इज हाईली इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर घुमा घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पे घुमा घुमा के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल आपको एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। इंटरनल कंट्रोल में हम लोगों ने पढ़ लिया है मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देन टॉपिक नंबर 6 में हमने पढ़ा Are all controls relevant to the audit? Controls over completeness and accuracy, internal controls over safeguarding of assets, and internal controls relating to objectives that are not relevant to the audit, and nature and extent of understanding of relevant controls। तो ऐसे 10 टॉपिक को मिला के हमने कंबाइंडली पूरा का पूरा एंटिटी के पर्सपेक्टिव, यानी एक ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से एंटिटी से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स की जानकारी हमने हासिल की है। अब मैं ये कंक्लूड करता हूं कि इंटरनल कंट्रोल वाला जो हमारा टॉपिक है, जो कि टॉपिक नंबर 4 है, वो कंप्लीट हो चुका है। इस इंटरनल कंट्रोल वाले टॉपिक के 3 वीडियोस आपको, यानी 3 पार्ट में वीडियो अवेलेबल है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसका एक वीडियो मिला। टॉपिक नंबर 5 बड़ा था, तो इसीलिए उसको हमने सेपरेट वीडियो में, यानी पार्ट नंबर 2 में डिस्कस किया है। और ये वीडियो पार्ट नंबर 3 था इस लेक्चर का, जिसमें हम लोगों ने 6, 7, 8, 9 और 10 इन 10 टॉपिक्स को डिस्कस किया है। ठीक है, चलो अब अगला जो वीडियो रहेगा वहां से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, जो आपका होने वाला है टॉपिक नंबर 5, रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहां पर एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपको सीखने को मिलने वाला है, जो टॉपिक है सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में मैंने जो एक एक्सप्लेनेशन रेडी किया आप लोगों के लिए, वो आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल भी नहीं मिलेगा, वो स्पेसिफिकली आपको इसी लेक्चर में मिलने वाला है। तो इस टॉपिक नंबर 5 को आप मिस आउट मत कीजिएगा। ठीक है मित्रों, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एज यूजुअल वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।